और खबर देहरादून से, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां जोरों पर है और सीएम सलाहकार समूह की मीटिंग में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। दिसंबर में प्रस्तावित है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और बैठक में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, कृषि मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद हैं और वन मंत्री सुबोध उनियाल, चिकित्सा शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद हैं। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और सौरभ बहुगुणा भी इसका कार्यक्रम में मौजूद हैं। राजधानी के एक निजी होटल में ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की जो बैठक है वो चल रही है और इस बैठक में कई दिग्गज मौजूद हैं। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। शासन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट, गंभीर, ताकि कैसे ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को उत्तराखंड में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। तो सीएम सलाहकार समूह की मीटिंग ले रहे हैं और दिसंबर में प्रस्तावित है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। तो बैठक में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, कृषि मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद है और उनके अलावा कई और दिग्गज भी हैं, जिसमें सुबोध उनियाल का नाम है, जिसमें धन सिंह रावत का नाम है, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा भी बैठक में शामिल हैं। और आज सिख समुदाय द्वारा आनंद कारज में रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू किए जाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और कार्यक्रम के दौरान सिख समुदाय द्वारा शादी विवाह में रजिस्ट्रेशन लागू किए जाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद कर सम्मानित किया। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्री गुरु सिंह सभा के द्वारा किए गए गरीब कल्याण हेतु कार्यों की सराहना भी उन्होंने की और 25 लाख गरीब कल्याण व 25 लाख रुपए गरीब बच्चों के उत्थान के लिए उन्होंने घोषणा की। देखिए, लंबे समय से डिमांड चली आ रही थी कि आजकल जो एक्ट लागू और इसमें 1.5% निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और आज गुरुद्वारा सिंह सभा गुरुद्वारा में आकर के उन्होंने इस तरह के व्याख्यान भी किया, घोषणा भी की और इससे पहले ही मंत्रिमंडल ने इसको पारित किया। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है सबके लिए। जिस तरह से उन्होंने एक सम्मान देने की बात की, सम्मान के लिए मैं उनका दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूं। देखिए, लंबे समय से डिमांड चली आ रही है। उपचुनाव बसंत कुमार ने पर्चा दाखिल किया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता बसंत के नामांकन के दौरान मौजूद रहे और बसंत कुमार का बीजेपी उम्मीदवार पार्वती दास से सीधा मुकाबला है। इसको लेकर दावे सबके अपने अपने हैं। तो कांग्रेस के दिग्गज नेता भी नामांकन के दौरान मौजूद रहे। तो बसंत कुमार का बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास से मुकाबला है। और बागेश्वर उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन किया। और सुदीप जैन हमारे ब्यूरो चीफ इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, बागेश्वर का क्या समीकरण आप देख रहे हैं, चूंकि अब कांग्रेस ने भी बसंत कुमार को चुनावी मैदान में उतार दिया है? देखिए, बसंत कुमार लगातार 2 दल 10,000 वोट लाए, फिर आम आदमी पार्टी से बागेश्वर जैसी जगह पर चुनाव लड़कर 16,000 वोट आए। बागेश्वर को लेकर चूंकि ये सुरक्षित सीट है, इसलिए बसंत कुमार पर पार्टी ने इसलिए भी दांव खेला क्योंकि उनका पिछला चुनाव का रिकॉर्ड बेहतर है। और आज जैसे हम देखते हैं, उनके नामांकन में प्रदीप कमटा, जो एक बड़ा नाम है कुमाऊं की राजनीति में, यशपाल आर्य लीडर अपोजिशन और प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह महरा, ये सभी नेता मौजूद रहे नॉमिनेशन में। कांग्रेस ने एकजुट होकर एक मैसेज देने की कोशिश भी की है। भारतीय जनता पार्टी को बसंत कुमार के नाम से ये सहज ही अंदाजा हो गया था कि चुनाव एक तरफा नहीं हो रहा है, लिहाजा जो कैबिनेट मंत्री रहे, जिनकी ये सीट है, जिनके निधन के बाद खाली हुई, उनकी पत्नी के नाम पर सिंपैथी गेन करने और चूंकि महिलाओं का एक विशेष लगाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर, पहाड़ में दिखा भी है क्योंकि 4% अतिरिक्त वोट जो मिला उसने भाजपा की बल्ले बल्ले कर दी और एक तरफा बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। तो अब ये महत्वपूर्ण हो गया है, नामांकन के बाद अब चुनाव प्रचार प्रसार का जोर शोर शुरू होगा। दोनों ही दल अपने दिग्गज उतारेंगे, परंतु भारतीय जनता पार्टी के भी जानकारी सारा ये करते हैं कि इस चुनाव को पार्टी बहुत हल्के में नहीं ले रही है, क्योंकि बसंत कुमार भी एक स्ट्रेटजी के तहत चुनाव लड़ते हैं और बीते चुनाव से वो अपने अगले चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ा के लाते हैं।
करण सिंह महाराज ये कहते हैं कि जो वोट बैंक बसंत कुमार के पास है वो प्लस कांग्रेस, यदि ये जुड़ता है तो स्थितियां बदल सकती हैं। और चंपावत उपचुनाव के समय स्थितियां कुछ और थी और अब परिस्थितियां कुछ और हैं। तो एक ये कन्फिग्रेशन है कांग्रेस के पास कि बसंत कुमार का अपना वोट प्लस कांग्रेस का अपना कैडर वोट विनिंग फैक्टर हो सकता है। ठीक। हालांकि जनता इसे कितना स्वीकार करेगी ये समय बताएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो बागेश्वर उपचुनाव में नामांकन के फौरन बाद बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी के 40 बड़े नेता बागेश्वर उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार करेंगे और इस सूची में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम सबसे ऊपर है। उनके बाद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का नाम है और 40 नाम जारी किए हैं। उसमें सभी सांसद, कैबिनेट मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, विजय बहुगुणा और तीरथ सिंह रावत का नाम भी शामिल है। और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और रेखा वर्मा भी बागेश्वर उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार करती नजर आएंगे। तो बागेश्वर उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहे बसंत कुमार का नामांकन करा दिया है और नामांकन में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा भी पहुंचे। और न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत करते हुए करण महारा ने उपचुनाव में जीत का दावा किया। बागेश्वर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है और नामांकन कराने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बागेश्वर पहुंचे हैं। पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को आने का सिलसिला जारी है। उपचुनाव को लेकर बातचीत करते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी से। महाराज जी, कैसे देखते हैं इस चुनाव को? ये कितना टफ है? सरकार का चुनाव है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की, और उपचुनाव सामान्य तौर पर माना जाता है कि रूलिंग पार्टी के पक्ष में होता है। देखिए, इस बार हालात बिल्कुल अलग हैं। देश की और प्रदेश की दोनों की अगर परिस्थितियों को आप गौर से देखें तो जनता में भारी नाराज़गी है। चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के संग उनका अपमान हुआ हो, चाहे वो मणिपुर की घटना है, चाहे उत्तराखंड में पिंकी, ममता, अंकिता, चाहे हाथीबरगला में हुई महिला का बलात्कार और उसकी मृत्यु है, चाहे वो हरिद्वार में किसान मोर्चे के अध्यक्ष के द्वारा किया गया कृत्य है, चाहे वो उत्तरकाशी में 4 SC की बेटियों का बलात्कार है और उनको कोई सहायता न मिलना है, चाहे वो केदारनाथ की चोरी है, चाहे वो जोशीमठ का क्षय है, चाहे वो भर्ती घोटाले हैं, SSC से लेके पटवारी का पेपर लीक का मामला है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे जनता परेशान है। महंगाई अपनी जगह पे है, किसान परेशान है और आपदा ने बीजेपी की पूरी पोल खोल के रख दी है। कहीं 23 आदमी बह के मर जाते हैं गौरीकुंड में, तो उत्तरकाशी जनपद और आसपास के जनपदों में 27 लोगों की मृत्यु चट्टान गिरने से होती है। करंट लगने से 17 आदमी मर जाते हैं। बिजली के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। गांव-गांव में घर घर नल जल के नाम पे इन्होंने नल लगा दिए, लोगों के फ्री में बिल आ रहे हैं, मतलब बिना पानी के बिल आ रहे हैं। लोगों में बहुत नाराज़गी है। और यहाँ का मामला भी जो है बागेश्वर में जिला विकास प्राधिकरण की वजह से पहली जो आत्महत्या हुई वो यहीं हुई और उसका भी रोष लोगों में है। 2 लोगों ने आत्महत्या की। उसके अलावा अस्पताल की हालत बहुत बुरी है। ठीक चुनाव से पहले 6 मुख्य डॉक्टर्स को यहाँ से हटाया गया और अभी भी हालत बद से बदतर है। महिला अस्पताल की हालत ख़राब है। सीवर लाइन अभी तक नहीं पड़ी है जिसकी मांग काफ़ी लंबे समय से है। लोगों के मोहल्लों में पानी घुस जा रहा है, घर के अंदर पानी चले जा रहा है लेकिन उसकी निकासी की व्यवस्था नहीं है। कई मोहल्ले ऐसे जहाँ पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। तो इस समय कुल मिला के अगर मैं देखूँ तो ये इलेक्शन कांग्रेस जीतने जा रही है और बहुत रोचक मुकाबला यहाँ होगा। अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के चाहे प्रभारी मंत्री जो कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा हो या प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हो, ये कहते हैं कि कांग्रेस चुनाव में इतना पिछड़ चुकी है कि उसे प्रत्याशी इंपोर्ट करना पड़ा। उनके साथ जो चुनाव लड़ा वो उन्हें छोड़ के चला गया। तो आपको क्या लगता है इन आरोपों में दम है या एक मजबूत कैंडिडेट की तलाश आपको बसंत कुमार तक ले गई? देखिए, ये आपसी सामंजस्य का मामला है। हम पिछले 6-7 महीने से इस काम में लगे हुए थे कि हम लोगों को जोड़ें। हमने भैरवनाथ टमटा जैसे एक मजबूत शख्स को वापस जोड़ा, हमने बसंत कुमार जी को जोड़ा, हमने गोविंद राम जी को जोड़ा, हमने कमल टमटा जी को जोड़ा और भी बहुत सारे लोग हैं, कई रिटायर्ड ऑफिसर्स हमारे संग इस समय जुड़े और ये कवायद थी पार्टी को मजबूत करने की। मैं पिछले 13-14 महीने से काम में लगा था। बसंत कुमार जी से 6 महीने पहले मेरी बातचीत हुई और बीजेपी आरोप लगा रही वो ऐसी पार्टी है जो लोगों को खरीदती है। 9 साल के शासन में 10 से ज़्यादा चुनी हुई सरकारें गिराने वाले लोग
दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा के, धमका के, लालच दे के अपने संग शामिल करने वाले लोग इसी तरीके के आरोप लगा सकते हैं। तो जो सौरभ बहुगुणा जी ने और उनकी पार्टी के लोगों ने लगाए हैं, 17 में लोगों ने देखा है कि किस तरीके से 2017 में कांग्रेस के 9 विधायकों को इन्होंने अपने पाले में किया था। आखिर ऐसा क्या है कि हर प्रदेश के ऐसे लोगों को ये खरीदते हैं, सरकारें गिराते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र पे इनका भरोसा नहीं है, क्योंकि अपनी पार्टी को मजबूत तो करें तो ठीक है। आज देख लीजिए, इनके उत्तराखंड में भी आधे से ज़्यादा मंत्री कांग्रेस पर पृष्ठभूमि के हैं, तो इनके पास लोग भी नहीं हैं। तो आज ठीक है, इनकी इस समय कुछ झूठे वादों पे, जो सपने इन्होंने झूठे दिखाए थे उस पर लोग बरगला गए। कभी राम के नाम पे, कभी मंदिर के नाम पे, कभी किसी नाम से ये लोग करते रहे। लेकिन लोग जान रहे हैं कि उनके बच्चे बेरोजगार हैं। लोग ये चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ी हुई है। लोग महसूस कर रहे हैं कि सरकारी नौकरियां ख़त्म हुई हैं। अग्निपथ योजना ने बहुत बड़ा नुकसान पहाड़ के युवाओं का किया है। आज लोगों को 23 साल में वो रिटायर हो जाएंगे, आगे का भविष्य क्या होगा। ये सारे ऐसे विषय हैं जिसमें हम बीजेपी को घेरेंगे। युवा साफ स्वच्छ व्यवस्था मांग रहे तो उन पर लाठीचार्ज होता है, पटवारी का पेपर लीक होता है। मतलब बच्चा एग्जाम दे के घर पहुंचता, पता चलता पेपर कैंसिल हो गया। आने जाने का खर्चा है, फॉर्म भरने का खर्चा है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे जनता त्रस्त है। और इनका जो एकमात्र लक्ष्य रहता है, कभी हिंदू मुसलमान कहते हैं, कभी किसी दूसरे की छवि खराब करते हैं, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह महाराज जी, जिन्होंने कई विषयों पर राज्य सरकार को तो घेरा ही है, साथ ही उनको उम्मीद है कि बसंत कुमार जो अपने पुराने चुनाव में बढ़कर वोट लाते रहे, प्लस कांग्रेस का वोट मिलकर एक विजयी कॉम्बिनेशन हो सकता है और पार्टी इस दिशा में आगे बढ़ रही है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया। और पूर्व सांसद प्रदीप टमटा ने बागेश्वर से मंत्री रहे स्वर्गीय चंदन रामदास के परिवार को घेरा है। प्रदीप टमटा का आरोप है कि योग्य युवाओं को दरकिनार कर परिवहन मंत्री रहे चंदन रामदास की पुत्री का सिलेक्शन किया गया। हालांकि मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद ये पूरी प्रक्रिया रुक गई। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर बागेश्वर में जनता कांग्रेस को विजयी बनाएगी। देखिए, ये चुनाव तो राज्य की सरकार के खिलाफ। ने कल कहा कि हम चंदन रामदास जी की लीगेसी को आगे बढ़ाएंगे, हम भ्रष्टाचार को दूर करेंगे। इसी राज्य के अंदर पिछले एक लंबे समय से राज्य के नौजवान बेरोजगारी के खिलाफ अपना अभियान चलाए हुए हैं। देखिए, ये चुनाव तो बागेश्वर का जो सियासी पारा है वो पूरी तरह से गर्मा चुका है। और बागेश्वर उपचुनाव में जहां राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है, वहीं प्रशासन भी पूरी तरह चुनाव के लिए तैयार है। बागेश्वर की जिलाधिकारी अनुराधा पाल का कहना है कि चुनाव निर्विरोध रूप से संपन्न कराने के लिए, यानी किसी भी तरह की कोई उसमें विघ्न ना डले, किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो, उसको कराने के लिए हम पूरी तरह से तैयार है। आचार संहिता के पालन के लिए भी सभी इंतजाम किए गए हैं और चुनाव के दौरान शराब और पैसे बांटने की शिकायत पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो बागेश्वर चुनाव को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है और उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान यदि किसी ने शराब या पैसे बांटे तो फिर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अनुराधा पाल से न्यूज़ 1 इंडिया ने खास बात भी की। इस बातचीत में उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। बागेश्वर की जिलाधिकारी हैं अनुराधा पाल और उन्होंने कहा कि चुनाव में किसी तरह का कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। अब हमारा नॉमिनेशन आज प्रथम नॉमिनेशन हुआ है बीजेपी के द्वारा और कल तक हमारा लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है। तो कल तक जितने भी हमारे फॉर्म्स बिके हैं, लगभग 7 फॉर्म हमारे बिके हैं, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल तक सारे नॉमिनेशन हो जाएंगे। उसके बाद विड्रॉल की डेट है, वो स्क्रूटनी 18 तारीख को है, 21 को विड्रॉल की डेट है, तो 21 तक हमारा फाइनल हो जाएगा कितने कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि 188 बूथ हैं टोटल हमारे, उन पर हमारा मतदान होना है और हम मतदान कार्मिकों की नियुक्ति कर चुके हैं। फर्स्ट रैंडमाइजेशन मतदान कार्मिकों का हो गया है, उनकी ट्रेनिंग भी 18 तारीख को ड्यू है। ईवीएम का फर्स्ट रैंडमाइजेशन भी आज हम लोगों ने जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी प्रेजेंस में सुनिश्चित किया है। तो वो 291 की रिक्वायरमेंट हमारी रिजर्व को लगा के है,
तो हमने वो सब सुनिश्चित कर लिया है। तो अब हमारी तैयारी लगभग पूरी है। और दूसरा एक बात है कि हमारे यहाँ अभी बरसात का सीज़न है, आपदा का वो है, तो इसके दृष्टिगत रखते हुए हमने रूट चार्ट काफ़ी वृहद तरीके से बनाया है। सभी रोड डिपार्टमेंट्स की मीटिंग ली है, उनको टारगेट दिया है, जितने भी वल्नरेबल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है, उनको चिन्हित कर ले, वहाँ पर एक्स्ट्रा जितनी भी JCBs पोर्टलैंड लगानी है उनकी तैनाती कर ले और ट्रांसशिपमेंट की भी व्यवस्था करी है, और ताकि हमारा पोलिंग पार्टी को पहुँचाने का बिल्कुल फ्लॉलेस तरीके से पोलिंग पार्टी अपने बूथ तक पहुँचे और वापस भी आए। तो ये सारी तैयारियां हमने कर ली हैं। आज शाम तक हमारे तीनों ऑब्जर्वर भी पहुंच जाएंगे और कल उनके साथ भी एक ब्रीफ मीटिंग हो जाएगी। तो अभी हम लोग पूरा इलेक्शन मोड में और पूरी तरह से तैयार हैं। और अभी तक आचार संहिता का सुनिश्चित किया जा रहा है, आचार संहिता का पूरी तरह पालन हो रहा है। कोई भी केस ऐसा दर्ज नहीं है जिसमें आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। तो हम लगातार हमारी FST, SST, QRT भी हमने बनाई है, LMT लिकर मॉनिटरिंग टीम भी बनाई है। तो लगातार फील्ड में है और लगातार अपना कार्य कर रहे हैं। और बागेश्वर उपचुनाव में नामांकन के दौरान बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है और बीजेपी के 40 बड़े नेता बागेश्वर उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। इसमें मुख्यमंत्री का नाम सबसे ऊपर है, उनके बाद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का नाम है और मंत्री, सांसद, पार्टी के जो दिग्गज हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम भी स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में शामिल है। जनता पार्टी उत्तराखंड में सबसे मजबूत दल के रूप में है, सबसे बड़े दल के रूप में है। हमने बागेश्वर में जो उपचुनाव हो रहा है वहाँ 188 विधानसभा क्षेत्रों में पहले ही अपने शक्ति बूथ के स्तर पर जो पालक हैं संयोजक बन चुके हैं, जो बूथों के पालक हैं संयोजक बन गए हैं, मंडलों स्तर पर प्रभारी नियुक्त हो गए हैं। सभी विधायक और सांसद उस क्षेत्र में लगातार जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चुनाव हम लड़ रहे हैं और संगठन के मजबूत प्रबंधन से इस चुनाव को बेहतर तरीके से लड़ा जाएगा और जीता जाएगा। कांग्रेस का जो सवाल है, कांग्रेस का सवाल तो स्वयं कांग्रेस के कार्यकर्ता ही उनसे पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में सबसे मजबूत। और ऋषिकेश के रामझूला पुल पर धंसने का खतरा पैदा हो गया है। रामझूला पुल के नीचे लैंडस्लाइड हो रहा है, इससे पुल कभी भी गिर सकता है। इस खतरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने रामझूला पुल पर आवागमन पूरी तरह से रोक दिया है और रामझूला पुल से ऋषिकेश के गीता भवन, स्वर्गाश्रम, मुनि किरेती, परमार्थ निकेतन और नीलकंठ महादेव की ओर जाता है। इस संपर्क मार्ग पर लगातार भूस्खलन हो रहा है और इसी भूस्खलन के कारण रामझूला पुल पर खतरा मंडराने लगा है। ऋषिकेश का रामझूला पुल 1986 में बना था। भगवान राम के नाम से इस पुल को भी लोग आस्था का केंद्र मानने लगे। और देहरादून के विकासनगर स्थित लाघा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जाखन में भू धसाव हो गया। इसकी चपेट में आने से 5 से 6 मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए, जबकि करीब 10 मकान प्रभावित हो चुके हैं। एक सरकारी स्कूल भी खतरे की जद में है और गनीमत ये रही कि भू धसाव से पहले ही लोग घरों से बाहर निकल गए थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। वहाँ पर जो आज भूस्खलन हुआ है उसमें कुल लगभग 15-16 परिवार थे, जिसमें से 9 मकान जो है पूर्णतः ध्वस्त हो गए हैं, 7 गौशाले नष्ट हो गए हैं और लगभग 50 से 60 लोग उनको सबको सेफली जो है हमारी पुलिस की SDR और स्थानीय प्रशासन के लोगों ने उनको सेफली इवैक्यूएट कर लिया है। यहाँ पर स्कूल में किया गया है। गाँव के लोग, आस्था गाँव के लोगों को लेकिन यहाँ पर व्यवस्थाएं कर ली गई है। और उत्तराखंड सरकार द्वारा महिला होमगार्ड की भर्ती निकाली गई है, जिसमें 10 जिलों में भर्ती की प्रक्रिया चलाई जाएगी। इसी के चलते नैनीताल जिले को भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किए जाने पर महिला अभ्यर्थियों ने कालाडूंगी तहसील में उप जिलाधिकारी रेखा कोहली के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। महिला अभ्यर्थियों का कहना है कि ज्ञापन द्वारा उन्होंने मुख्यमंत्री धामी से महिला होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में नैनीताल जिले को शामिल किए जाने की मांग की है। ज्ञापन लेके इनका ये कहना था कि हमारे जो अन्य जनपदों में होमगार्ड्स की भर्ती निकली है और हमारे नैनीताल जनपद में होमगार्ड की भर्ती नहीं आई है। तो मेरे द्वारा इनका ज्ञापन दिया गया है और संबंधित विभाग को भेजा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, वहाँ पे प्रेषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी को उप जिलाधिकारी द्वारा ज्ञापन देने आए हैं होमगार्ड भर्ती संबंध में। हमारी मांग सिर्फ इतनी है, सबसे पहले तो हमारे जिले को होमगार्ड भर्ती से वंचित किया गया है।
फिर बाकी जो 10 जिलों में भर्ती आई हुई है उसमें हमें आवेदन करने से भी वंचित किया जा रहा है। हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि जिन 10 जिलों में भर्ती आई हुई है हमें उसमें आवेदन करने से वंचित ना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।